हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर उर्वशी एंड आज हम लोग करने वाले हैं इकोलॉजी के कुछ पीवाईक्यूज। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करके चलूँगी कि आपने इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ लिया है और आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठना, हम लोग साथ में ही सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अ क्विक रिकैप कि हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या कर लिया है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड 12th पोर्शन में कवर कर रही हूँ, तो आई गेस उसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया है और रिप्रोडक्शन के पीवीक्यूज एंड अ बिट ऑफ लाइक मैंने आपको चैप्टर का भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया है, अज्यूमिंग कि आपने चैप्टर एक बारी पढ़ लिया है अच्छे से। ठीक है, तो आप चाहो तो वो भी आप चेक कर सकते हो इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। The first question says that if the population of a city of 100 people increases at an intrinsic rate of 0.1, but the city only has access to food and housing for 200 people, ठीक है, what will be the current growth rate of the population be? ठीक है, तो growth rate क्या होता है बता दो जल्दी से, dn by dt। और अगर आपको ये नहीं याद है तो मैं चिंता मत करो, मैं आपके लिए क्विक रिविजन भी लेके आई हूँ। आप ये स्लाइड एक बार ही पढ़ लो। ठीक है, ये स्लाइड पढ़ो। जैसे कि आपको पता होगा दो टाइप के कर्व होते हैं, या आप कह सकते हो दो टाइप के ग्रोथ कर्व्स या ग्रोथ आपने देखी होंगी, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। बहुत फेमस ग्रोथ कर्व्स हैं। ये जे शेप्ड ग्रोथ कर्व हो गया एंड दिस इज एस शेप्ड सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड दिस ऑल्सो। ठीक है, और ये मुझे बता दो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है बिकॉज कि यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो एक बार ही चालू होती है तो होती ही जाती है। ठीक है, तो ऐसी ग्रोथ होती है। वेयर एज लॉजिस्टिक ग्रोथ में आप देखते हो कि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी एक टर्म यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और वो कितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मतलब क्या वैल्यू होगी, वो कैरिंग कैपेसिटी बताती है कि हाँ इतना जैसे अभी आप पिछले क्वेश्चन में देखे हो कि हाउसिंग और इतना फूड अवेलेबल है, तो वो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी होगी कि वो इतना ही पॉपुलेशन को टेक कर सकता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है कैरिंग कैपेसिटी से, तो फिर वहाँ से आप देखोगे कि डिक्लाइन होने लगता है पॉपुलेशन का साइज़। समझ में आया? तो आप देखो स्टार्टिंग हो रही है, बड़ा 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 पीक पे था यहाँ पे, एंड देन एक टाइम के बाद स्टेशनरी हो जाता है। तो दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो यहाँ से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा ग्रोथ कर्व बन रहा है। यहाँ पे आपको देखो n की वैल्यू 100 पीपल पॉपुलेशन साइज हो गया, यहाँ पे आपको r की वैल्यू दिख गई, यहाँ पे आपको ये चीज़ क्या है बताओ, ये है कैरिंग कैपेसिटी। ऐसे ही आप पता करोगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात हो रही है, तब वहाँ पे आप ग्रोथ रेट उस हिसाब से निकालोगे एंड लॉजिस्टिक के लिए उस हिसाब से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, आर एन, उसके बाद 1 माइनस एन अपॉन के। ठीक है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे, वैल्यूज़ रख दो, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना, उसके बाद सब कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं तो बायो की स्टूडेंट हूँ, तो आपके लिए मैं छोड़ दे रही हूँ कैलकुलेशन का पार्ट। तो आप देखोगे कुछ 5 आंसर आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 पर ईयर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, बहुत इजी कैलकुलेशन है। नाउ second question, match the entries in column 1 and column 2, choose the correct pairs for the options below। देखो बच्चों, इसमें ना आपको जैसे कुछ भी दिया हुआ है कॉलम में, तो ज़रूरी नहीं है आपको उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन ही कॉलम 2 में दिखे। तो ये ट्राई करना कि जो मैचिंग हो रहा है, मतलब क्लोज, पहले तो एकदम जो श्योर श्योर है उनको तो आप शॉर्ट लिस्ट कर दो, फिर जो मैचिंग मैचिंग है वो भी नहीं कि हाँ चलो इसको कर देते हैं। आप समझने का कोशिश करना कि हाँ इसके पीछे ये हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे ही अप्रोच रखना कॉलम्स वाले या मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हाई बीओडी, अच्छा बीओडी होता क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ कि होता क्या है। देखो जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वाटर में।
तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर ऑक्सीजन डिमांड हाई है तो आप बताओ मुझे, ऑक्सीजन वहाँ पे डिप्लीट होगा ना, जैसे डिमांड हाई है तो धीरे धीरे वो यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा, तो वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होने लगता है। तो क्या ये अल्टीमेटली आपको रिजेंबल नहीं कर रहा कि वाटर पॉल्यूशन हो जा रहा है वहाँ से? वाटर पॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हो तो वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाई बीओडी का, आप मैच कर सकते हो फोर्थ, वाटर पॉल्यूशन से मैच कर सकते हो, ठीक है। फिर ओजोन होल, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, छोटे क्लासेस में भी 9th-10th में देखा होगा। ओजोन होल, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो क्या चांसेस होते हैं, यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो स्किन कैंसर के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? एल नीनो इफेक्ट होता है एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो इसकी करेक्ट आपको डेफिनेशन देखो यहाँ पे नहीं दिखेगी इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, बट हम लोग थोड़ा सा क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले आंसर को टिक करने वाले हैं। तो एल नीनो इफेक्ट वार्मिंग है, तो जैसे कि ये भी वार्मिंग होता है तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेज ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिलेट करती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेट कर रहा है, तो हम लोग इनको साथ में पेयर कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। एल नीनो इफेक्ट दूसरी चीज़ है। फिर बायो मैग्निफिकेशन, देखो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स मतलब फूड चेन आपने पढ़ी हो तो उसमें ट्रॉफिक लेवल 1 होता है जहाँ प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर हर्बीवोर्स आ गए, फिर कार्निवोर्स, मतलब ऐसे कंज्यूमर्स हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, फिर अल्टीमेटली ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि ये जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं धीरे धीरे, मतलब नीचे से बॉटम से ट्रॉफिक लेवल से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने लगते हैं जैसे ही हम ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर जाते हैं, तो उसी को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे डीडीटी हो गया, एंड मैग्नीशियम होता है फिश से ह्यूमंस में आ जाता है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो ट्रॉफिक लेवल में मूव करते हैं उस प्रोसेस को या उस टर्म को हम लोग बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये फूड चेन से रिलेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड कर देंगे। तो आंसर देख लेते हैं, ए का फोर्थ कहाँ पे दिया है, 1 2 3 4, वो तो पहले ही मिल गया। फोर्थ हो गया, बी का फर्स्ट आ रहा है, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। फिर ऑल स्पीशीज ऑफ वल्चर्स इन इंडिया आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, ठीक है। वट इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम इफ़ ऑल वल्चर्स इन इंडिया गो एक्सटेंट? देखो आपसे पूछ रहा है कि ये अगर एक्सटेंट हो जाएंगे तो क्या आउटकम होगा, पॉसिबल आउटकम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्कैवेंजर्स होते हैं, पहली बात। अच्छा बता दो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। स्कैवेंजर्स होते हैं मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, या कह सकते हो कि रिलाई करते हैं। तो डेड ऑर्गेनिक चीज़ों पे रिलाई करते हैं। जैसे डेड ऑर्गेनिक का मतलब जैसे प्लांट्स के रिमेन्स हो गए, लीव्स वगैरह हो गए, डेड लीव्स हो गया, ये सब चीज़ें, एनिमल्स के रिमेन्स हो गए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ भी ऐसा जो डेड हो गया है, तो उस पे ये लोग रिलाई करते हैं। और मैं क्या बोलता हूँ, हाँ हाँ, तो इससे इसके हिसाब से आप बता दो। और ये भी बताओ मुझे, फूड चेन आपने, ओह लाइट चली गई थी, हाँ। तो फूड चेन आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के हैं, एक होगा ग्रेजिंग, ठीक है, और एक होती है डेट्राइटिस। मैं सपोज कर रही हूँ कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, तो इट इज़ जस्ट अ क्विक रिविजन, ठीक है। डेट्राइटिस फूड चेन कहाँ से चालू होती है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से चालू होती है, वेयर एज ग्रेजिंग फूड चेन जो आपकी होती है वो आप कह लो कि प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स से चालू होती है, ठीक है। तो डेट्राइटिस फूड चेन में क्या होता है और ग्रेजिंग फूड चेन में, इसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। आप ऑप्शंस देखो और ट्राई करो सॉल्व करने का, इतने में तो आ ही गया होगा। चलो, नंबर ऑफ स्पैरोज विल इंक्रीज, स्पैरोज और इसका कोई इकोलॉजिकल कनेक्ट है ही नहीं वल्चेस का, तो यहाँ पे ये तो इरेलीवेंट है। हर्बीवोर नंबर विल इंक्रीज, हर्बीवोर है ही नहीं, डेट्राइटिस फूड चेन की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम, तो वहाँ पे वो आते ही नहीं है, ठीक। आप देखोगे डेट्रीवोर्स आपको मिलेंगे, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग विल बी हैम्पर्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखो
डेट्राइटस फूड चेन में बताती हूँ कि जो डेड रिमेन्स वगैरह हो गए प्लांट्स के, एनिमल्स के, उन पे बैक्टीरिया और फंगी लाइक आते हैं, उनको डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, फिर अर्थवॉर्म्स उनको कंज्यूम करते हैं। अर्थवॉर्म्स को फिर प्रेडेटर्स जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होंगे वो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपके समझ लो वल्चर्स हो गए, ये कंज्यूम कर रहे हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं, फिर ये डेड होते हैं तो ये अब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल बन गए। तो ऐसे ही करके न्यूट्रिएंट्स यहाँ से उठे और पूरा साइकिल होके वापस रिटर्न आ गए। तो ये चीज़ जो होती है, ये अगर आप इनको एक्सटेंड कर दो तो वो चीज़ थोड़ी सी हैम्पर्ड हो जाएगी, न्यूट्रिएंट की जो साइकिलिंग है वो स्लो हो जाएगी। ऐसे तो बहुत फास्ट रैपिड साइकिल थी, बट अब वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। और सॉइल पॉल्यूशन विल डिक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिर क्वेश्चन फोर्थ है आपका, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर्स ड्यू टू ग्रोथ ऑफ कैरेट ग्रास पार्थेनियम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, सो जो कैरेट ग्रास है ना, ये पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास है, इट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया, ये इंडिया की स्पीशीज़ है ही नहीं। तो ये क्या करती है, देखो इंडिया की स्पीशीज़ नहीं है और ये टाइप का वीड है, ठीक है। वीड आप लोग को पता होगा क्या होता है। तो इंडिया की स्पीशीज़ नहीं है और इसका कोई ऐसा जो नेचुरल प्रेडेटर है वो भी नहीं मिलता, तो ये बहुत रैपिडली स्प्रेड होती है। एंड ये जो क्या ये क्या करती है, आउट कम्पीट कर देती है जो भी नेटिव प्लांट्स होते हैं वहाँ के, मतलब जैसे आसपास के जो भी प्लांट्स हैं उनको ये आउट कम्पीट कर देती है, उनकी जगह पे ये ग्रो होने लगती है। तो इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इन्वेजन एलियन स्पीशीज़, ठीक है। इन्वेड करती है, समझ रहे हो, किसी की जगह पे घुस जाना वाला चीज़, ठीक है। तो इट इज़ एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, या आप कह सकते हो वट एवर, ठीक है। फिर को एक्सटेंशन क्या होता है, को एक्सटेंशन का मतलब एक स्पीशीज़ ऐसी है जो कि ऑलरेडी लाइक वो एक्सटेंट हो गई विद सम रीज़न, जो भी रीज़न होगा, उसके साथ साथ जो उस पर डिपेंडेंट स्पीशीज़ थी, जैसे आप समझो एक स्पीशीज़ वन है, ये कोई रीज़न की वजह से एक्सटेंड हो गई, और इस पे डिपेंडेंट एक स्पीशीज़ टू थी, वो भी इसके चलते ये इस पे डिपेंड हो रही थी, तो अब ये भी एक्सटेंड हो गई, तो इसको को एक्सटेंशन कहते हैं। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का कोई केस ही नहीं है यहाँ पे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब या तो कोई एक्सेसिव यूज़ हो रहा है वो रिसोर्सेज का, जैसे हंटिंग हो गई, फिशिंग हो गई, लॉगिंग वगैरह, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, कोई ओवर यूज़ इसमें तो नहीं दिख रहा। तो ये ऑप्शन गलत है आपका। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, देखो हैबिटेट लॉस का मतलब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, जैसे आप हैबिटेट का कोई ब्रेकिंग नहीं कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन वगैरह नहीं कर रहे हो, रोड्स वगैरह नहीं बना दे रहे हो वहाँ पे, तो यहाँ पे हैबिटेट तो नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, बल्कि यहाँ पे इन्वेड कर रहे हैं, लाइक वो उनकी जगह पे घुस जा रहे हैं वाला चीज़, उनको हटा के आउट कम्पीट करके। तो द ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। फिर द फॉलोइंग वर्ड चेन डिपेक्ट्स अ फूड चेन इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। ट्री हो गया, हर्बीवोर हो गया, प्रेडेटर हो गया। विच इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ डिप्लीशन इन प्रेडेटर पॉपुलेशन, प्रेडेटर की पॉपुलेशन अगर डिप्लीट हो जाती है तो क्या पॉसिबल आउटकम होगा, वो आपको बताना है। तो ये बहुत ही ईजी आंसर है, आप चाहो तो पॉज करके वीडियो आंसर बताओ। Now, increased browsing by herbivores stimulates the plant growth leading to increased primary productivity. कहीं ना कहीं ये थोड़े मतलब आधी लाइन में तो सही था कि इंक्रीज ब्राउजिंग बाय हर्बीवोर स्टिमुलेट्स, ये जो चीज़ लिखी है इसने कि हर्बीवोर मतलब प्लांट में जो खा रहे होंगे वो उसकी वजह से और प्लांट ग्रोथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बायोमास डिक्रीज होने लगेगा ना। ये तो गलत है कि जैसे हर्बीवोर्स खा रहे हैं और प्लांट ग्रोथ कह रहा है कि इंक्रीज होने लगेगी जिसकी वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत मिसलीडिंग स्टेटमेंट है ये, तो ये तो गलत है। ओवर ग्रोथ ऑफ हर्बीवोर पॉपुलेशन, ओवर ग्रोथ ऑफ, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो प्रेडेटर्स जो हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे हर्बीवोर को कंट्रोल कर रहे हैं। हर्बीवोर की अगर प्रेडेटर नहीं करेंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, ठीक है।
तो ओवर ग्रोथ होगी, ठीक है। कॉजिंग रिडक्शन इन ट्री पॉपुलेशंस, हाँ, क्योंकि हर्बीवोर कम होंगे तो देखो ये किसको कंट्रोल कर रहे थे, ये ट्रीज को कंट्रोल कर रहे थे, तो अब ये नहीं, ये कम होंगे तो ये ज़्यादा होने लगेंगे। तो सॉरी मैंने क्या बोल दिया सॉरी हाँ, तो हर्बीवोर अगर ज़्यादा होने लगेंगे तो ट्री बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगेंगे, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होने लगेगी, सॉरी सॉरी। एंड देयरफॉर इट, इफ द प्रोसेस कंटिन्यूज द एंटायर इकोसिस्टम विल ब्रेक डाउन हार्ड, ऑब्वियसली ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। नो चेंज इन इकोसिस्टम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चेंज ही नहीं हो। फिर ओवर ग्रोथ ऑफ हर्बीवोर पॉपुलेशन, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आओ ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, तो अपना आंसर सोच समझ के देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, एंड द पॉपुलेशन साइज इफ द पॉपुलेशन शोज लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो आप बता दो कि क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है। आंसर बता दिया होगा आपने, और मुझे लगता है आपका आंसर सी आया होगा, जो कि बहुत ही गलत आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं होगा, अब मैं बताती हूँ क्यों। देखो ये ग्राफ देखो पहली बात, और हम लोग पहले बात करते हैं कि आपने क्वेश्चन क्या ढंग से पढ़ा। यहाँ पे दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के और पॉपुलेशन साइज के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, समझ रहे हो यहाँ पे। और आपने जनरली क्या पढ़ा है, कौन सा ग्राफ आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है पॉपुलेशन साइज और टाइम के बीच में ग्राफ पढ़ा हुआ है, जो एस शेप्ड आता है, ठीक है। एस शेप्ड आप देखोगे, मैंने ज़्यादा एश बना दिया क्या। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि पॉपुलेशन साइज एंड टाइम के बीच में आपने ग्राफ पढ़ा था जो कि एस शेप था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इस ग्राफ को देखो, समझना। एन की वैल्यू, जो पॉपुलेशन साइज है, जब भी ज़ीरो होती है तो मतलब कोई अभी कोई इंडिविजुअल नहीं हो रहा है, धीरे धीरे एन की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो मतलब कुछ इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो रही है अच्छी खासी, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एन की वैल्यू जो होती है वो के हाफ हो जाती है, कैरिंग कैपेसिटी के हाफ हो जाती है। ये जो स्टेज होता है, दिस इज, देखो जब एन की वैल्यू ज़ीरो रहती है या हल्की बढ़ रही होती है, इनिशियल स्टेज जो होता है वहाँ पे आप कह सकते हो कि ये लैग फेज है, अभी चालू हो रहा है, एन की वैल्यू जीरो है। धीरे धीरे जब एन की वैल्यू के अपॉन टू हो जाती है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी की हाफ हो जाती है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप कह सकते हो लॉग फेज भी बोलते हैं, या इसको एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन साइज इंक्रीज़ हो रहा होता है, और ऐसा टाइम आता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते 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 एक बार अब आ गया एन की वैल्यू इज़ इक्वल टू के। यहाँ पे आप देखोगे एन की वैल्यू के बराबर होने लगी, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर होने लगती है, तो एक टाइम के बाद अब ये थोड़ा सा रुक गया है, तो इस फेज़ को हम लोग स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं। जब बराबर आ जाती है ऑलमोस्ट, तो रुक जाती है, कोई ग्रोथ आपको एज सच देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे ही एन की वैल्यू के से बढ़ने लगती है, तब आप देखोगे कि पॉपुलेशन साइज में डिक्रीज होने दिख जाएगा आपको। अब जैसे जैसे अब कैरिंग कैपेसिटी, अब आप खुद ही समझो इस बात को कि कैरिंग कैपेसिटी है, उतने लोगों का रिसोर्स है, अब उससे ज़्यादा लोग होने लगेंगे तो डेथ होने लगेगी ना, फाइट होने लगेगा रिसोर्सेज के लिए, और फिर अल्टीमेटली कोई मतलब पेट भर के नहीं खा पाएगा किसी का एक का पेट नहीं भरेगा, तो धीरे धीरे जो होता है वो पॉपुलेशन साइज कम होने लगती है। और जैसे अगर मान लो और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए पॉपुलेशन साइज, तो एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि वो पॉपुलेशन एकदम ज़ीरो भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन साइज के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। अब बताओ, धीरे धीरे एन की वैल्यू बढ़ी है ना, ग्रोथ रेट हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ा, फिर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब के हाफ हो जाता है एन की वैल्यू,
तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइज़ रहेगा पॉपुलेशन का। फिर धीरे-धीरे यहाँ ही आपको उस ग्राफ में ये चीज़ नहीं दिखेगा पूरा, इसके बाद का ग्राफ यहाँ पे बनता ही नहीं है, इसके बाद का ग्राफ यहाँ पे बनता ही नहीं है, ये ऐसे करके बनेगा। तो यही ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने को कि आप धीरे-धीरे जैसे ही के से बढ़ने लगती है, कुछ देर तक स्टेशनरी फेज़ रहता है, जैसे ही के से बड़ी हो जाती है तो देयर इज़ अ डिक्लाइन और इट कैन ऑल्सो बी ज़ीरो। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ज़ीरो भी हो सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आपका होगा बेल शेप्ड ग्राफ बनेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Seventh question. The figure 1 represents two categories of animals, X and Y, with respect to their response to external environment. देखो X and Y दो तरीके के कैटेगरी हैं एनिमल्स की, जो कि किस पे बेस्ड है, उनके रिस्पॉन्सेज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। ठीक है, फिर द फिगर 2 रिप्रेजेंट्स टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए एंड टाइप बी कैटेगरी है, जो कि क्या किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, सरफेस एरिया वॉल्यूम के रेशियो के। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब देखो बच्चों, पहले हम लोग फर्स्ट वाले को समझते हैं, फिर हम लोग सेकेंड ग्राफ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दिया हुआ है। जैसे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं। तो आप बताओ कि कौन लोग ऐसा करते हैं, दे आर नोन एज एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स को आप होम्योथर्म्स भी कहते हो। ठीक है, एंडोथर्म्स, इसके एग्जाम्पल कौन हो गए, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स हो गए। फिर हम लोग बात करते हैं, ये जो स्लैंटिंग लाइन आपको दिख रही है जो वाई कैटेगरी है, ये मैं एक्स कैटेगरी की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक्स कैटेगरी है। वाई कैटेगरी में क्या है, ये स्लैंटिंग लाइन बता रही है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये लोग अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को वैरी कर रहे हैं। ठीक है, जैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये लोग अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के एनिमल्स को आप क्या कहते हो, एक्टो तो एक्टोथर्म, या आप इनको पोइकिलोथर्म्स भी कहते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए आपके रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ठीक है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हो गए। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, नाउ सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो, सरफेस एरिया नहीं पूछा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो बोला है। तो ये बात याद रखो, जितना सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब है कि जो बॉडी साइज़ है वो कम है, बॉडी साइज है वो कम है। समझ गए, तो बॉडी साइज कम रहेगा तो हीट को वो जल्दी क्विकली रिलीज कर देता है। जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम कम रहेगा तो बॉडी साइज ज़्यादा रहेगा, तो वो हीट रिटेन ज़्यादा कर पाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये चीज़ हम लोग ग्राफ्स से समझ गए। ठीक है, तो विच कॉम्बिनेशन मोस्ट सुटेबल रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग एनिमल्स इन ऑर्डर। हमिंग बर्ड दी हुई है, क्रोकोडाइल दिया हुआ है, फ्रॉग, पोलर बियर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आओ मेरे साथ करो। हमिंग बर्ड, अच्छा आप मुझे बताओ कि ये किस कैटेगरी में आएगी, एक्स या वाई। फर्स्ट ग्राफ से अगर हम लोग चलेंगे तो किस कैटेगरी में आ रही है, बर्ड्स। ठीक है, ये लोग अपना स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा। इसके बाद इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या रहेगा, बॉडी साइज इसका कम है तो इसका सरफेस एरिया एरिया वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो टाइप ए, इसमें वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा है, मतलब इनका बॉडी साइज छोटा है, तो ये किस के टाइप में आ रही है, ए टाइप में आ रही है। फिर हम क्रोकोडाइल की बात करते हैं। क्रोकोडाइल क्या है, रेप्टाइल है ना, तो किस कैटेगरी में आ रहा है, वाई। ठीक है, और इसका बॉडी साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या रहेगा, कम रहेगा, तो ये टाइप बी का एग्जाम्पल हो गया। फिर हम बात करते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग किस में आता है बता दो, एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये वाई हो गया। एंड सिमिलरली इसका साइज छोटा है तो इसका बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, तो इसके बॉडी साइज छोटा है। ठीक है, फिर पोलर बियर की बात करते हैं, तो पोलर बियर्स आपके मैमल्स में आ जाते हैं।
तो x हो जाएगा। एंड इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम रहेगा, मतलब इनका बॉडी साइज ज़्यादा है। तो ये टाइप किस में आएगा, बी में। ठीक है, तो आप आंसर बता दो। एक्स ए वाई बी वाई ए एक्स बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। बहुत इजी क्वेश्चन था आई गेस। नाउ वेट अ सेकेंड। हाँ, मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीशीज टू करस्पॉन्डिंग नेम्स ऑफ इंटरैक्शन। तो यहाँ पे कुछ इंटरैक्शंस दी हुई है, आपको नेम्स मैच करने हैं। तो म्यूचुअलिज्म, देखो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, दोनों का फ़ायदा है, प्लस प्लस। ठीक है, म्यूचुअलिज्म हो गया। प्रिडेशन में क्या होता है कि एक स्पीशीज या एक आप कह लो कि एक एनिमल का फ़ायदा है और दूसरे एनिमल का नुकसान हो जाता है, या उसकी जो नंबर्स हैं वो घटते हैं, ठीक है, डेड होते हैं एक्चुअली, तो उसमें को हम प्रिडेशन कहते हैं। पैरासिटिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे एक का फ़ायदा तो होता है बट इमीडिएट डेथ नहीं होती दूसरे की, वो हार्म होते हैं बट इमीडिएट डेथ नहीं होती, तो उस केसेस में पैरासिटिज्म का मतलब ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कॉम्युनलिज्म की, तो इसमें क्या होता है कि एक का तो फ़ायदा होता है पर दूसरा जो होता है उस वो अनअफेक्टेड रहता है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, तो हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स, ये एक टाइप का इंटरेक्शन, कौन सा इंटरेक्शन है, ये प्रिडेशन का इंटरेक्शन है कि हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स की नंबर कम होते हैं, डेड होने लगते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रेडेशन, मतलब बी। ठीक है, फिर कुकू एंड क्रो। देखो कुकू बर्ड्स जो होती हैं वो अपने एग्स को ले करती हैं क्रो के नेस्ट में, और मैं आपको बता दूं इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्यों है, पैरासिटिज्म क्यों है, क्योंकि देखो सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट, जैसे लीचेस आके एग्जांपल आप देखते हो कि वो ब्लड सक करती हैं, तो वो फिजिकल अटैचमेंट ही सिर्फ पैरासिटिज्म नहीं होती। पैरासिटिज्म का मतलब होता है रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन, किसी एक के रिसोर्स का आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, उसको भी हम पैरासिटिज्म में काउंट करेंगे। इमीडिएट डेथ नहीं होती, आप हार्म कर रहे हो उसको, समझ रहे हो। तो कैसे हार्म करते हैं, देखो जो कुकू होती है वो अपने एग ले कर देती है क्रो के नेस्ट में, ठीक है, अब वो उनको इंक्यूबेट करता है, फिर वो हैच होते हैं, फिर उसके बाद उनको खाना वाना देता है, वो नहीं डिस्टिंग्विश करता है अपने एग्स और उनके एग्स में, वो उसको भी खाना देगा। तो मतलब क्रो की एनर्जी लग रही है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, सब कुछ उसका रिसोर्सेस पूरे उसमें लग रहे हैं, और हो सकता है कि उसके अपने बच्चे लाइक क्रो के जो स्पीशीज़ है वो कम रह जाए, और कुकू की जो लाइक रिप्रोडक्शन सक्सेस है वो और बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यहाँ पर क्रो के रिसोर्सेस, टाइम, उसके लाइक एनर्जी पूरी वेस्ट हो जा रही है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए। फिर उसके बाद सी एनेमनी एंड क्लाउन फिश। सी एनेमनी देखो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है क्लाउन फिश को, क्लाउन फिश को कुछ नहीं करना पड़ता। तो एनसीईआरटी में तो ये कॉम्युनलिज्म का एग्जाम्पल है, बट कुछ बुक्स में दिया रहता है म्यूचुअलिज्म, पर हम लोग एनसीईआरटी के उस पर चलेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा। फिर फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं अगर हम लोग, तो फंगस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साइनोबैक्टीरिया उसके लिए फोटोसिंथेसिस करता है, तो दोनों को डिपेंडेंट होते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो मिला लो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, एंड डी एंड देन ए, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Now, next question. Consider the following biomes. Tropical rainforest को P से डिनोट कर रहे हैं, टुंड्रा, क्यू, डेजर्ट एंड कोस्टल जोन। ठीक है, चूज द मोस्ट प्रोबेबल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज बायोम्स। तो देखो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पहले होती क्या है, आपको पता है दो तरह की प्रोडक्टिविटी होती है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये कहाँ से आती है, प्लांट्स जो भी एनर्जी कह लो या बायोमास कह लो बनाते हैं पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, पर यूनिट एरिया,
इन अ पर्टिकुलर टाइम। जो भी चीज़ बनती है, जो भी एनर्जी बनती है, जो भी बायोमास बनता है, उसको हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रेस्पायरेशन कर लेते हैं कुछ प्लांट्स, ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शंस वगैरह कर देते हैं, तो उतना रेस्पायरेशन वो लॉस हो जाता है। जो बचा हुआ चीज़ होती है उसको हम लोग कल बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही आगे जाता है हर्बीवोर्स, या आप कह सकते हो बाकी ट्रॉफिक लेवल्स पे ये चीज़ आगे बढ़ती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कुछ फैक्टर्स पे मतलब वैरी करेगी, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इसका अमाउंट वैरी करेगा। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करते हैं जैसे कि सनलाइट वगैरह, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह वैरी करती हैं। जैसे कि सनलाइट हो गया, रेन हो गई, और ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ें, क्योंकि प्लांट्स को जितना उनका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली फिर जो रेस्पायरेशन से कट के नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगा वो आपका अल्टीमेटली ज़्यादा होगा अगर ये ज़्यादा होगा। तो ये कैसे ज़्यादा होगा, जब उनको सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी। तो सबसे सूटेबल कंडीशंस आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, फिर उसके बाद आपके कोस्टल जोन में होती है। सूटेबल कंडीशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि सनलाइट वगैरह मिल रही है प्रॉपर, और रेन अच्छी हो रही है, वाटर अवेलेबिलिटी सबसे अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल में होती है, फिर कोस्टल में होती है, फिर टुंड्रा रीजन में कुछ सीजनल ग्रोथ होती है यहाँ पे देखने को मिलती है, देन लास्टली आपका डिजर्ट आएगा। तो पी सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद कोस्टल, देन टुंड्रा, एंड देन डिजर्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। तो PSQR, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का आपको एग्जाम्पल लेना है, तो देखो आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी भी दिख सकती है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी दिख सकती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की मतलब दो तीन इकोसिस्टम की बात हो रही हो, दो कितने भी इकोसिस्टम की बात हो रही हो। स्पीशीज डाइवर्सिटी में मतलब एक दो स्पीशीज आप देखोगे उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी दिखती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीन के अंदर डाइवर्सिटी आप देखोगे, सिंगल स्पीशीज की बात हो रही होगी जहाँ पे, वहाँ पे, ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी अब हम लोग देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल जेनेटिक डाइवर्सिटी का है। द ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन इंडिया कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। यहाँ पे अब देखो प्लांट की स्पीशीज़ की बात हो रही है, कई सारी स्पीशीज़ की बात हो रही है, तो दिस कम्स अंडर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। फिर हायर डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस इन वेस्टर्न घाट्स देन इन दी ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे भी देखो एम्फीबियंस, इसमें भी कई सारे स्पीशीज़ आ जाते हैं, तो ये भी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात हो रही है। ग्रेटर वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम्स फाउंड इन इंडिया देन इन स्कैंडिनेविया। तो यहाँ पे भी आप देखो कि इकोसिस्टम, कई सारे इकोसिस्टम, या दो इंडिया या स्कैंडिनेविया के इकोसिस्टम में ग्रेटर वेरिएशन बता रहा है, तो मतलब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। वेरिएशन इन द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रेसरपाइन प्रोड्यूस्ड बाय राउल्फिया वोमिटोरिया। तो देखो यहाँ पे होता है, ये रेसरपाइन जो होता है इसकी कंसंट्रेशन और पोटेंसी एक सिंगल स्पीशीज़ में, राउल्फिया वोमिटोरिया में, लाइक वैरी कर रही है। तो एक स्पीशीज़ की बात हो रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इसी को कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसका एग्जांपल आपका, सॉरी, आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर स्टिकिंग टू द एंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क भी दे देती हूँ जाने से पहले, कि आप लोग को मैंने एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन का बताया ना क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग ने देख लिया, बट आप लोग मुझे दो और एग्जाम्पल बताओगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।